जय हिंद। तो आज हम देखेंगे मगध काल का पहला वंश यानी हर्यक वंश देखेंगे। सबसे पहले हम मगध काल की बात कर लेते हैं कि कितने इसमें राजवंश है। इसका ट्रिक होता है असीन मशूक शाह। असीन मशूक शाह। आज हम देखने वाले हैं हर्यक वंश के बारे में। अगला वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश है, ये नंद वंश है, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौरव वंश और यहाँ पे शाह होता है सातवाहन वंश। अगली वीडियो में शुंग वंश उसके बाद अभी आज देख रहे हैं हर्यक वंश, उसके बाद देख लेंगे शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कौरव, सातवाहन वंश आगे देख लेंगे। ये है मगध के कुछ राजवंश। आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है हर्यक वंश है। तो चलिए शुरू करते हैं हर्यक वंश के बारे में। सबसे पहले इसके स्थापना यानी संस्थापक कौन है। सबसे पहले संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है, बिंबिसार। और राजधानी, इसकी राजधानी कहाँ है तो राजगृह है। सबसे पहले हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार है और राजधानी कहाँ है, राजगृह है। अब बात करते हैं बिंबिसार और इनके जो अन्य जो शासक है इनके बारे में। तो इसमें जो जब महाजनपद काल पढ़े हम, उसमें देखे कि सबसे जो पहला जो ऐसा महाजनपद जो विस्तार में गया वो था मगध। उसके बाद कोई और था वो तो वैशाली था। उसके बाद जो जो भी था। तो अभी हम मगध पे देखते हैं बिंबिसार जब शासन करते हैं तो बिंबिसार के मंत्रिपरिषद जो थे ये कहते हैं कि आप किसी तरह क्या करना है कि आप विस्तार करिए। तो बिंबिसार कहता है कि विस्तार कैसे होगा। तो मंत्रिपरिषद बोलते हैं कि जो दो दो तरीके से विस्तार हो सकता है। पहला है कि आप तो युद्ध करिए, डायरेक्ट है कि युद्ध करिए और जीत लीजिए। और दूसरा है कि विवाह कीजिए। दूसरा क्या करिए, विवाह कीजिए। तो बिंबिसार कहता है कि युद्ध वाला तो खाली एक ही फायदा है, लेकिन विवाह में दो फायदा है। पहला तो विस्तार भी हो जाएगा, दूसरा आप लोग जानते ही हैं। तो जो बिंबिसार था ये क्या करता है, विवाह करता है। ये इसके 3 विवाह का उल्लेख मिलता है, अभी आगे बात करेंगे। और तो विवाह से विस्तार करने की कोशिश करता है, विवाह से विस्तार करने की कोशिश करता है। जो पहला विवाह करता है कौशल के प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से करता है और काशी दहेज में लेता है। वाराणसी जो काशी वर्तमान है वो पूरा काशी को क्या करता है, दहेज में ले लेता है। विस्तार हो गया और फायदा है, मुझे मिल रहा था तो मिलते हुए। दूसरा लिच्छवी, इसमें मगध जब हम पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं अभी मगध को। मगध के बाद कोई अन्य जो शक्तिशाली था वो था वैशाली। वैशाली वजी संघ की राजधानी थी और उसी में एक गणराज्य था लिच्छवी। इसी की राजकुमारी चेलना से विवाह करके जो था वैशाली से संबंध बना लिए बढ़िया, उधर भी विस्तार कर लिए थोड़ा बहुत। उसके बाद पंजाब के मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किए। पंजाब के एरिया में भी थोड़ा बहुत विस्तार किए और विस्तार करते करते थक गए। कहाँ से विवाह से कितना विस्तार करेंगे। अब सोचता है युद्ध कर ले जाए, खाली एक ही फायदा ले जाए, दो तो फायदा ले लिए। अब ये क्या करते हैं कि अंग को जाते हैं, अंग पर जीतने के लिए जाते हैं। अंग पर 16 महाजनपद में जो अंग था ये महाजनपद था, इस पर युद्ध का घोषणा कर देते हैं। और बिंबिसार अपने पुत्र के साथ लेके जाते हैं। इसके पुत्र का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पुत्र को लेकर जाते हैं। अब पुत्र जो थे इनके खिसियात है, ब्याह बेरी ना लगवाए जाते युद्ध की बेरी मिखाई ले जाए। और अंग को मगध में मिला लेते हैं और इनका जो इसका जो कंट्रोल था कहते हैं कि अजातशत्रु खिसियाया इसी को देते हैं, अजातशत्रु को दे देते हैं। और ये जैसे अजातशत्रु इसमें पूरा इसमें मतलब एकदम खीस भरा है अजातशत्रु का। कैसे कि अभी आगे देखेंगे और अभी इनको मरबो करेगा अजातशत्रु, इनकी हत्या करेगा। अब इधर इधर थोड़ा बहुत विस्तार के इधर युद्ध से भी कर लिए। इनमें इनका जो राज्यवैद था, राज्यवैद ये था जीवक। राज्यवैद का क्या नाम था, जीवक। जब 16 महाजनपद में एक अवंती महाजनपद थी, अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती, वही जो बाहुबली जो फिल्म वाला है माहिष्मती वाला, उसी से संबंधित है। तो जो अवंती है उसके एक राजा थे चंद्रप्रद्योत। अवंती के राजा कौन थे, चंद्रप्रद्योत। इनको पांडु रोग हो गया था। पांडु रोग मतलब होता है कि पीलिया, जैसे आप लोग देखेंगे पीलिया रोग, पांडु रोग, जिससे खून नहीं बनता है, पैर और पीला हो जाता है, आंख पीला हो जाता है। ये बहुत ही खतरनाक रोग था उस समय, क्योंकि इस समय की स्थिति में देखा जाए अभी भी खतरनाक रोग है, लेकिन इसका इलाज है। लेकिन उस समय देखा जाए तो उतना डॉक्टरी था नहीं, इलाज उतना था नहीं। लेकिन इनके जो राजवंश थे, जीवक बहुत खतरनाक आदमी था, उसको का इलाज चाहता था। जीवक जाकर के इसको ठीक कर देता है। क्या करते हैं, पांड्य रोग को खत्म कर देते हैं और चंद्रप्रद्योत ठीक हो जाता है। अब यहाँ से बिंबिसार से जो अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत है, बिंबिसार से कहते हैं कि अब जो भी कहे से कि हमको एक नया जिन आप ही दिए हैं, आप जो कहेंगे हम करेंगे। अब जो अवंती था ये भी इनके पक्ष में हो जाता है। अवंती को मिलाते थे नहीं, आगे हम पढ़ेंगे कि अवंती को कौन मिलाता है। जब इधर वंश पढ़ेंगे शिशुनाग और नंद वंश में, तो उसमें देखेंगे शिशुनाग वंश का शासक था, मिलाता है, लेकिन इसके साथ भी संबंध बन जाते हैं। देखिए यहाँ से विस्तार कर रहे हैं, ये आगे बात करेंगे। जो इनके जीवक थे, जो ये राज्यवैद क्या थे, राज्यवैद,
ये महात्मा बुद्ध के लिए सेवा करने के लिए इन्हीं को भेजे थे। क्वेश्चन पूछता है ना कि बिम्बिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए निम्नलिखित में से किसे भेजा था? किसे भेजा था? जीवक को भेजा था। और इनके अंतिम दिनों में आगे बात करेंगे। जो बिम्बिसार है इन्हें जैन ग्रंथों में श्रेणिक कहा गया। क्या कहा गया? श्रेणिक। इसमें बिम्बिसार और इनके पुत्र से अजातशत्रु से श्रेणिक और कुणिक बोलता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूजन होता है। इसको याद रखिएगा, अजातशत्रु और कुणिक वाला। अभी आगे इस पे पढ़ेंगे, लेकिन अब ये आया श्रेणिक तो इसको पहले बता रहे हैं। देखिए, स्वर अ से शुरू होता है, अजातशत्रु हो गया, और जो व्यंजन होता है किससे शुरू होता है? क से, कुणिक हो गया। स्वर और व्यंजन से याद रखेंगे कि अजातशत्रु कुणिक। अजातशत्रु क्या है? कुणिक है। और एक बच गया अपने यहाँ पे कौन? श्रेणिक की कौन हो जाएगा? बिम्बिसार हो गया। अभी तो पूरे 52 वर्ष तक शासन कर लिए हैं। पूरा 4 गो 5 गो 10 गो ब्याह किए हैं, कहीं कहीं युद्ध करके, कहीं विवाह करके, कहीं देख रहे हैं, कहीं यहाँ पे अवंती को मिला रहे हैं, कहीं रोग ठीक करके, लेकिन अपने पुत्र के बारे में सोच नहीं रहे हैं। ये 52 वर्ष तक शासन किए हैं, तो लगभग ये 40-45 वर्ष हो गए होंगे अजातशत्रु। ये पूरा खिसियाए है इस पे। और उसके बाद हम दिमाग एकदम अजातशत्रु का घुमा हुआ है। जाते बिम्बिसार से पूछते हैं कि अगला शासक अब हमको कब बनाएंगे? ये कहता है बिम्बिसार के अभी तो हम 52 वर्ष है, 92 लेकर जाना हमें गेम में। किसी आते हैं अजातशत्रु है, इनको भोग देने का भाला। जो अजातशत्रु क्या करते हैं? इनको भाला एकदम भोग दे, खत्म कर दे इनको, बिम्बिसार को। बिम्बिसार कहते हैं कौन करता है? इनका पुत्र अजातशत्रु। इनका पुत्र अजातशत्रु इनकी हत्या कर देता है, और अगला शासक कौन बनता है? तो अजातशत्रु अगली गद्दी पर बैठता है। अब इसमें ये जो भाला से इसको मारा था, वो आराम से रख लेता है, कहाँ से डरा ही जाता है, खतरनाक आदमी था, बाबूजी के मार देगा सब। अब आगे शासक कौन बनता है? अजातशत्रु बनता है। पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है कौन? अजातशत्रु। अब यहाँ पे जब अपने पिता की हत्या करता है, तो हम यहाँ पे बिम्बिसार के प्रथम विवाह में देखे थे कि कौशल के प्रसेनजीत की बहन कौन थी? माँ कौशला थी। इनसे विवाह करके काशी दहेज में लिया था। और प्रसेनजीत तो कहता है कि तो कौशल बिम्बिसार को मार दिए, काशी को पुनः ले लेता है अपने यहाँ पे। प्रसेनजीत बिम्बिसार प्रसेनजीत का जीजा लगेंगे, ये तो कहा देता है कि तुरंत ले तो काशी अपना दहेज वापस ले लेता है। अब अजातशत्रु किसे आए थे? क्योंकि काशी वाराणसी उस समय बहुत ही फेमस था। अब यहाँ से जो अजातशत्रु है और कौशल के बीच में, कौशल के जो राजकुमार है प्रसेनजीत, इनके बीच में युद्ध होगा। और प्रसेनजीत को हरा करके कहता है कि बाबूजी का दहेज दफिन हूँ, कैसे काशी को पुनः दहेज ले लेते हैं। फिर अजातशत्रु कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ है कि केवल दहेज दिया जाए? दहेज से पहले क्या किया जाता है? अब प्रसेनजीत तो घबराए थे, क्योंकि प्रसेनजीत की एक पुत्री थी वाजिरा। अब जो अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु तो जीत चुके हैं, ये जो कहेंगे वही होगा। प्रसेनजीत की जो पुत्री थी वाजिरा से विवाह करके काशी को पुनः दहेज लेते हैं। तो अजातशत्रु का जो पिताजी थे वो प्रसेनजीत की बहन से विवाह करके काशी को दहेज लेते हैं, और जो अजातशत्रु है इनकी पुत्री वाजिरा से विवाह करके काशी को दहेज लेते हैं। अब जैसे काशी के पीछे पड़ भी ना करें प्रसेनजीत। अब आगे देखिए, जब इतना हम देख रहे थे बिम्बिसार में, बिम्बिसार वैशाली को जीतना चाहते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक बिम्बिसार वैशाली को जीतना चाहते थे, लेकिन जीत नहीं पाते। अजातशत्रु इनका सपना पूरा करेंगे। अब यहाँ पे जो अजातशत्रु थे जानते थे कि बस बज्जित जो संघ है या वैशाली है, इसको जीतना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अजातशत्रु इनके 2 मंत्री थे, सुनीति और वर्षकार। सुनीति और वर्षकार, इन दोनों को पहले अपने बुलाते हैं रात्रि को अपने पास, और अपने में बात करते हैं। उसके बाद इन दोनों को सुबह जब अगली बैठक होती है, सुनीति और वर्षकार को खदेड़ देते हैं, कहते हैं जाओ यहाँ से, यहाँ पे तुम्हारा कोई जगह नहीं है। क्योंकि पहले ही अजातशत्रु और वर्षकार सुनीति अपने में बैठकर बात कर लिए थे कि अब हमको क्या करिए, खेत दीजिएगा, हम चले जाएंगे वैशाली, और वहां से जा करके पूरे सैनिक का पता लगा लेंगे, कौन कहाँ पर कैसे सैनिक है, कौन खतरनाक सैनिक है, कौन सी सैनिक क्या कमजोरी है, उसके बाद आप बुलाएंगे आपको। जाते वर्षकार और सुनीति वहां से पता कर लेते वैशाली से, और रिवाज से फोन करते हैं अजातशत्रु पे, आवा नहीं। अब अजातशत्रु 2 नए हथियार का प्रयोग करता है इसमें, एक रथ मूसल टैंक है और एक महाशिला कंटक है। रथ मूसल टैंक वो है जो देखे होंगे आप भल्लाल देव में, बाहुबली में देखते हैं, बाहुबली का जो बड़ा भाई रहता है भल्लाल देव, अगवा चरखी लगा रहेगा, साड़ उसको खींचता है पूरा, और उसमें से तीर फेंकता है, उसे ही बोलते हैं रथ मूसल टैंक। इसी से प्रेरित होकर वो फिल्म बनाई गई है। आगे बात करेंगे जो महाशिला कंटक था। जो महाशिला कंटक था, ये था जो बाहुबली वाला होता है, जो उसमें फेंकते हैं, ऐसे करके बना रहता है, इसमें खाली एक पत्थर आता है, पत्थर उधर फेंका जाता है। ऐसे बाहुबली एकदम चुपचाप शांत से खड़ा रहेगा, और ऐसे हाथ हिलाएगा और उधर से फेंक देगा। हमने बुझेबे ना करी क्या कहता है, मुँह से बोला हाथ हिलाएंगे और फेंक देंगे उधर जैसे। तो जो रथ मूसल टैंक और महाशिला कंटक जो बाहुबली फिल्म है उसमें जो दिखाया गया है, इसी से प्रेरित है। ये वैशाली जो अजातशत्रु और वैशाली के जो बीच युद्ध हुआ था। अब इसमें रथ मूसल टैंक और महाशिला कंटक से वैशाली को क्या करते हैं,
जीत लेते हैं। अजातशत्रु का सबसे बड़ी श्रेष्ठता यही थी कि वो वैशाली को जीत लेते, क्योंकि बहुत ही खतरनाक था। और इसमें सबसे ज्यादा मेन रोल में निभाए थे वर्षिकार, क्योंकि वर्षिकार एकदम जा जाके पूरा जितनी इनकी कमजोरी थी सब पता कर लेते हैं कि कौन सा सैनिक क्या खाता है, कौन सा सैनिक क्या खाना नहीं, कौन सा जो जो सैनिक टुकड़ी है कब सोती है, कौन से सैनिक टुकड़ी कहाँ रहती है, पूरा पता लगा लिए थे। उसके बाद तो रस मुसर से महाशिला कंटक से तो ये तो गर्दा मचा दिए। आगे अभी इसमें हम देखे थे श्रेणी किसे कहा गया था, बिम्बिसार को श्रेणी कहे थे हम बिम्बिसार को, और यहाँ बताया था कि अजातशत्रु कौन है, कुड़ी का है। अब यहाँ पे चूंकि जो बिम्बिसार है इनकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने किया है, तो इनको पितृहंता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पितृहंता। कैसे कि पिताजी की हत्या की है, पितृहंता कहा जाता है। और इनको अजातशत्रु बिम्बिसार को इसलिए मारते हैं क्योंकि 52 वर्ष तक लगभग में शासन किए थे। अजातशत्रु इस सब में इतना इतना मगन हो जाता है कि ये लगभग 40-45 पार कर देते हैं, ये 48 वर्ष तक शासन करते हैं। अब ये नहीं सोचते कि हमारे एगो लड़का है वो शासन करेगा कि नहीं करेगा, और वो खिसियाले रहता है। अभी आगे बात करेंगे। और इसमें इनके शासन काल के 8वें वर्ष में जो बुद्ध जी थे इनका महापरिनिर्वाण मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाती है तो बुद्ध जी वहां से अब इनकी संगति शुरू हो जाएगी। पहली बहुत संगति जो होती है वो राजगृह में होती है, किसका शासन काल में, अजातशत्रु के शासन काल में। अभी सब पूरा करवा रहा है, उदय इधर खिसिया रहा है। कहीं से उदय को पता चल जाता है कि जो दादाजी थे इनको मारे थे, इनको हमारे पिताजी ही मारे थे, और इसलिए मारे थे क्योंकि वो ढेर दिन शासन कर लाना। अब देखते हैं उदयन की, इसका मतलब जो पिताजी है अजातशत्रु ये ढेर दिन तक शासन कर, ज्यादा दिनों तक शासन कर देते, इनको भी मारना ही पड़ेगा। कैसे कि हमारे दादा के ये मर रहे थे, इनके तो हम ही मारा। जो उदय था इनको जो बता रहे थे जाके वही जो पुराना वाला जो भाला था, यही वाला जो यहाँ पे रखे हैं, इसको उठाते हैं और ले जाके अजातशत्रु को भोग दे। अजातशत्रु का कहानी खत्म। अब इनके पुत्र ने उदय ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। ठीक, अब देख रहे हैं कि एक बार है वंश उसके उसका लड़का उसको मारा, उसका लड़का उसको मारा, ऐसे करते करते तो अभी केवल अजातशत्रु को पितृहंता बोलते हैं, कैसे कि यही मारता है। अब ये क्यों ना मार दे रहा, तो इस पूरे वंश को ही पितृहंता वंश बोला जाता है। कैसे कि जो भी आएगा अपने बाबूजी के मारे, पितृहंता वंश। ये पूरे वंश को क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है। क्योंकि जो भी आएगा, क्योंकि जो भी राज करता था लगभग 40-45 पार कर, अब 40-45 वर्ष आप राज कर रहे हैं, और प्लस आप ये जो जीवन अवधि है 100 वर्ष का है, 30 वर्ष पहले ही समझ गए, लड़का बुलाया था ना सब मारे को पड़ता है। जो उदयन थे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, कहीं से उदयन एकदम डराया था, ये जानता था कि फिर हम जब शासक बने तो हमारा जो पुत्र है कब ना कब हमको मारेगा। अब यहाँ पे उदयन से यही क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था और इसकी राजधानी क्या थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब जो पाटलिपुत्र है अभी वर्तमान में पटना बन चुका है, जो बिहार की राजधानी है। और पटना की स्थापना जब पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में तो शेरशाह सूर्य ने किया था। और इस पाटलिपुत्र से पहले इसका पुराना नाम कुसुमपुर था। क्या था, कुसुमपुरा, कुसुमपुरा था। अब इसमें उदयन पूरा एकदम डरा हुआ है। इसका पुत्र था नागदशक, नमो एकदम खतरनाक रख दिया था नागदशक। उदयन के पुत्र का क्या नाम था, नागदशक। ये रोज हमेशा पूछता था, जब सुबह उठा था रोज पूछता था कि राजू चाहिए तो बोल दे। कैसे कि जानता था कि जहाँ 40-45 चाहे 30 वर्ष शासन करेंगे तो हमको ही मारी। कैसे कि हम शुरू से वही हो गया कि पिताजी पूरा ज्यादा दिन तक शासन कर रहे हैं, फिर हम आके पिटा जा रहे हैं, मार दे रहे हैं। अब उदयन था डरा करके पहले नागदशक को शासक दे देता है, शासन दे देता है, अपने भाग जाला कि राय तो बचल रहे तो बहुत कुछ रही। अब नागदशक जो इतनी बड़ी करती है हर एक वंश का, क्योंकि बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका है। वैशाली में मिल गए, अंग मिल गया, अवंती मिल गया है। देख रहे हैं कि यहाँ पर विवाह की तरह विवाह करके भी मिसाल ने बहुत ज्यादा मिला लिया। अब यहाँ पे नागदशक बहुत छोटा है। अब इसका फायदा उठाकर जो इसका सेनापति था अमात्य शिशुनाग, ये नागदशक की हत्या कर देता है और अगले वंश की स्थापना करता है अमात्य शिशुनाग वंश की। जो हर्यक वंश के बाद जो दूसरा वंश शिशुनाग वंश है, इसकी स्थापना कौन करता है, अमात्य शिशुनाग करता है। मगध में ये दूसरा वंश शिशुनाग था, पहला वंश हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व और सातवाहन वंश। इन सभी वंशों को हम पढ़ना है मगध के इतिहास में। और इसमें जितना 16 महाजनपद है यहाँ तक आते आते सभी एक में मिल जाएगा। मौर्य वंश में सबसे बड़ा साम्राज्य रहेगा ये। तो पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिलते हैं अगला शिशुनाग वंश लेकर।